फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है, ये पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड है। पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं? बहुत लोग ये कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट जो प्रथम सूचना दर्ज की जाती है, क्या वही पुलिस रिपोर्ट होता है? नहीं, वो केवल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। और जब आप 155 में आप देखेंगे तो वहाँ बताया गया है, पर जो है यानी पुलिस रिपोर्ट के बारे में वहाँ बताया गया है 156 में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और 154 में क्या बताया गया? 154 में क्या बताया गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट दर्ज करना। जो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया यानी संज्ञेय अपराध के सार को दर्ज करना, ये बताता है। अब प्रश्न ये है कि पुलिस रिपोर्ट है क्या? तब आप सीआरपीसी में 2R को यानी 2 सेक्शन 2 का सब क्लास R वहाँ डिफिनेशन बताता है। डिफिनेशन में कहता है कि पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो 173 सब क्लास 2 के तहत जो है पुलिस सबमिट करता। अब 173(2) का रेफरेंस दिया। 173(2) में हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या है, कैसे आते हैं, कौन से मटेरियल्स होते हैं, क्या सारी चीज़ें पुलिस रिपोर्ट में आती हैं, आम लोगों को जानना जरूरी है। और साथ साथ जो है अधिवक्तागण और जुडिशरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है कि पुलिस रिपोर्ट है क्या। देखिए, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay। कुछ ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो विलंब नहीं करना चाहिए, मतलब यथाशीघ्र जो है उसे दाखिल करना चाहिए। वो कौन सा अपराध है? वो अपराध हैं, फर्स्ट वन एक अमेंडमेंट हुआ था, इंसर्ट जो है 2009 में सीआरपीसी में जो है सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 सेक्शन 16, ये अमेंड हुआ था। इसमें ये कहा गया कि द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन, फिर वहाँ 2 पे अमेंडमेंट किया गया बाय जो है 2018 में क्या रिलेट किया गया, ये जो है एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और सेक्शन 376A ऑफ द आईपीसी शेल बी कंप्लीटेड विथिन 2 मंथ, यानी जो है 2 महीने के अंतर्गत जो है महिला से जुड़े हुए अपराध जो है 2 महीने के अंतर्गत जो है रेप से संबंधित मामले केवल 2 महीने के अंदर अब यथाशीघ्र जो है अननेसेसरी डिले आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो है सेकंड कह रहा है एज सून एज टू कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शेल फॉरवर्ड टू ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट आर रिपोर्ट इन द फ्रंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग। मतलब क्या होता है कि अब दूसरी बात ये, जैसे वो पूरा हो जाता है और पुलिस के थाने के जो है इंचार्ज ऑफ ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट उस अपराध का संज्ञान करने के लिए शासक मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से एक जो है रिपोर्ट भेजेगा, जो निम्नलिखित होंगे, कौन से क्या क्या उस रिपोर्ट में शामिल होंगे, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ दर्ज होगा, उसको देखेंगे। एक कहता है कि नेम ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज का क्या नाम है, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर
टू बी एक्वेंटेड विथ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का नाम, जो मामले से जो परिचित हैं, जो मामले को जानते हैं कि और उससे परिचित हो, उन व्यक्तियों का नाम, जिसे कहा था गवाह है, गवाही इसी को कहा जाता है, ठीक है। और वेयर एनी ऑफेंस अपीयर टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाई होम, यानी डी कहता है कि क्या उस अपराध में किया गया प्रतीत होता तो किसके द्वारा किया गया, उसको भी आपको लिखना होगा। उसके बाद में कहता है कि ये कहता है वेदर द एक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है कि नहीं किया गया है। अब उसके बाद में कह रहा है कि जो है, और उसके बाद में कहता है कि वेदर हैज बीन रिलीज टू ऑन हिज बाउंड एंड इफ सो वेदर विथ और विथआउट छुट्टी, क्या वो जो है बंद पद पर छोड़ दिया गया है, या छोड़ दिया गया तो वो बंद पद प्रतिबुद्ध सहित या रहित है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कम्युनिकेबल ऑफेंस में जो है थाने के जो भाषाधक ऑफिसर्स होते हैं वो सूटिस भरा लेते हैं और भराने के बाद में जो है उन्हें जमानत दे देते हैं, यही जो है उसको आपको डिटेल को मेंशन करना होगा। उसके बाद में जी कह रहा है वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्ड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, क्या वो धारा 170 के अधीन जो है कस्टडी में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, वो भी आपको लिखना होगा। उसके बाद में वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर उसका जो मेडिकल का रिपोर्ट एग्जामिनेशन लगेगा, वुमेन हैज़ बीन अटैच टू इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एन ऑफिस अंडर सेक्शन 376 से 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, सेक्शन 376 सी, सेक्शन 376 डी, 376 डी ए, सेक्शन 376 डी बी, सेक्शन 376 ई ऑफ द इंडियन पैनल कोड, ये भी आपको मेंशन करना होगा कि जो है एनवेस्टर में भारतीय दंड संहिता के तहत जो है मेडिकल रिपोर्ट है उसको संलग्न करना होगा, उसको एनेक्चर करना होगा। सेकंड है द ऑफिसर शेल आल्सो कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन इनटू हिम to the person if any by whom information relating to the commission of the offence was first given, यानी कि वो अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को या कोई जिसने अपराध किया जाने के संबंध में सफलता मिलता है उस रीत से देगा। जो राज्य सरकार भी देगा, जो आपने एक इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं, जो सूचना देते हैं, तहरीर देते हैं, कौन अधिकारी लिखा है, उसका जो डिटेल उसमें हवाले में दिया जाएगा। और उसके बाद में जहां मामला 158 के अधीन जो है आप देखते होंगे कि CRPC के तहत जो 158 के अधीन कोई जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, वहाँ किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार जो है साधारण तौर पर या विशेष आदेश द्वारा ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जो भी सीनियर होगा। जिससे कि आपने देखा होगा कि एक थाने एक CO जो होता है उसके पास 3-4 थाने आते हैं और CO ही सीनियर होता है और सीनियर को जो चार्जशीट देनी होती है 158 के तहत तो उसे चार्जशीट देनी होती है। वो सीनियर का काम है कि वो न्यायालय में आकर दाखिल करे। तो ठीक है, सीनियर ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि अगर देखता है वो एग्जामिन करता है चार्जशीट को, देखने वालों से लगता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरत है, इसमें और साक्ष्य, इसमें और कुछ कमियां हैं, वो पूरा करके दे, तो ये जो है आयुक्त जो CO है वो निर्देश भी दे सकता है कि वो आप पूरा करके फिर से लाकर दे। ठीक है, ये कहता है, यानी आप डायरेक्टली मुँह उठाए न्यायालय में जमा नहीं कर देंगे, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत एक तरीके से का एग्जामिन होना चाहिए ना सीनियर ऑफिसर का, तो एग्जामिन भी करेगा तभी तो डायरेक्ट पहुँचेगा। आप डायरेक्ट पहुँच जाएगा तो न्यायालय कहेगा अरे यार कैसे बना के लाए, कैसे करके लाए, तो ना कोई आपका सारांश है, ना कोई पुलिस डायरी है, ना कोई डायरी सही से है, ना गवाहों का 168 का बयान नहीं आपने सही लिया, 164 का बयान इसी लिफाफे में है कि नहीं है, और उसके बाद में जो है मेडिकल रिपोर्ट्स आप सही से नहीं लगाए। तो ये सारे चीज़ को देखना होता है यार, कितने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए, और ये सभी शुरुआत होगा तब ये कब लेगा। अब ये सारी रिपोर्ट जब पहुँचेगा तो मजिस्ट्रेट का 190 में अब देखते हो संज्ञान लेने की पावर 190 की जो है बी, और आप जब ये देखेंगे 190 के बी में जो है किस पर रिपोर्ट लेगा, 190 के सी में जो है मजिस्ट्रेट जो है
क्या लेगा, संज्ञान लेगा 190 के तहत। तो संज्ञान कहाँ लेगा, तो 190 अगर आप देखेंगे तो कहता क्या है, 190 का सी होगा शायद, नहीं 190 का बी है। 190 में बी में जो है ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, यानी कौन सा है 190 के बी पर ही जो 173 का रिपोर्ट फाइल होगा उसका संज्ञान कहाँ होगा, 190 के बी में हो। कहाँ होगा, 190 बी में। कौन सा 173 के दो रिपोर्ट कौन संज्ञान को लेगा, मजिस्ट्रेट ले सकता है, या उसके बाद में अगर वो मजिस्ट्रेट के अगर इम्पावर में नहीं होगा तो 193 के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। आप जानते हो वो सेशन में चला जाता है, तो सेशन संज्ञान लेगा। ठीक है, अब 193 में जो है सेशन संज्ञान लेता है। आप देखते होंगे कि सेशन संज्ञान 193 में मामले में जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ ने हो तो उस सीनियर को सुपुर्द कर देता है। अब भाई ये आपको बताया कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। इसमें अगर फोर्थ देखेंगे, फोर्थ कहता है कि whenever it's appear from a report forward under this section that the accused has been released on bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as the thing fit। यानी जब कभी भी धारा के दिन भेजेगी रिपोर्ट से ये महसूस होता है कि जो एक्यूज है उसके जो है बांध पत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उसे बांध पत्र पर उन्मोचन करने के लिए या नेता से आदेश दे सकते, ठीक समझिए, चाहे वो न्यायालय जो है अगर रिपोर्ट प्राप्त हो जाता है तो चाहे वो बंद पद पर छुट्टी पर वो रिलीज कर सकता है, जो भी है जैसे भी ठीक समझो कर सकता है। ठीक है, पांचवा बात है कि व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ केस टू बेस सेक्शन 170 अप्लाई टू पुलिस ऑफिसर सेल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद दिस रिपोर्ट। यानी कि जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से जिसको धारा 170 लागू होती है, तब वो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित को भेजेगा। क्या भेजेगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो उनसे रिलेटेड हो, जिस पर डिपेंड हुआ अभियोजन का विचार किए जाने पर भिन्न कोई भी अन्वेषण द्वारा मजिस्ट्रेट से पहले ही भेज दिया जाएगा। उनसे व्यक्तियों का जिनमें साक्ष्यों का रूप में परीक्षा हुआ अभियोजन के विचार में 161 के तहत जो अभिलिखित होता है बयान, वो भी चाहिए। अब 6 में ये कहता है कि पुलिस अधिकारी का अगर राय तो किसी ऐसे स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट या प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट के रूप में अगर वो सब्जेक्ट जो है रिलेटेड होता हो तो अभियुक्त को प्रकट न्याय में करने में ही तो आवश्यक हो, लोकहित के लिए असमीचीन हो तो वो कथन उस भाग के लिए उपदर्शित करेगा, अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि उस भाग को निकाल देगा और निवेदन करेगा कि इस निवेदन के लिए कारणों को कथन करते हुए नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। जहाँ मामला अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी को ऐसा करना सुविधापूर्वक समझता है तो वह धारा 5 में निर्दिष्ट सभी किन्हीं दस्तावेजों की प्रति अभियुक्त को दे सकता है। 8 धारा की किसी बात के हुए बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भेज दी गई, यानी कि पश्चात आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखते होंगे कि यार फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब इसमें जब आप देखते होंगे यार रिमांड 167, उसमें 60 दिन, 90 दिन, 15 दिन, 3 है इसमें 15, 60, 90 कितने दिन का रिमांड रख सकता है। अब उसके एक अपवाद हैं जैसे NIA, उसके बाद में आप देखते हो कि स्पेशल कानून बनाए गए हैं जो टेररिस्ट के लिए है, या कोई ऐसे व्यक्ति जो राजद्रोह हो या देश के लिए ख़तरनाक हो, यूनिटी के लिए ख़तरनाक हो, तो उसके लिए 120 दिन, मोस्ट सफिशिएंट 120 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कानून का इंटरप्रेट करें ना, अगर इससे ज़्यादा होता है ना तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन, और ये वायलेशन होता है क्योंकि हर किसी के राइट टू लाइफ में उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन करना, उसके राइट टू लाइफ को एक पिंजरे में बंद कर देना, वो घुट घुट कर मरता है, इनोसेंट फील करता है कि मैं दोषी नहीं हूं, तो इसीलिए कहता है डिफॉल्ट बेल, उसे डिफॉल्ट बेल दे देना चाहिए। बट सर्कमस्टेंसेस, देश की दयनीय स्थिति, न्यायालय को भी ये समझना चाहिए, सेशन कोर्ट और जो स्पेशल कोर्ट हो बहुत नदारद है,
अगर बेल देने के मामले में बहुत कंजूसी करता है, कंजूसी बहुत करता है। जैसे कि कोई अपराध हो, अगर फेल करते हैं इन्वेस्टिगेशन, इतने दिनों को आपको समय मिला था, टाइम पीरियड मिला था, आप फेल कर दिए तो डिसमिस डिफॉल्ट के बेस पर कोर्ट को जरा सा भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, बेल ग्रांट कर देना चाहिए। अगर लॉ को इंटरप्रेट करे, जुरिस्प्रूडेंस को इंटरप्रेट करे और कॉन्स्टिट्यूशंस को सिक्योर करे, उसके राइट टू लाइफ को सिक्योर करे, उसको जस्टिस में बिलीव हो, ट्रस्ट हो, तो इवन 173 का सब क्लास ऑर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही आप जो है, जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में आपने चार्जशीट दाखिल कर दी और उसके बाद में कुछ अतिरिक्त चीज़ और आपको मिल लेना है, आपको नहीं मिल पाया है, तो जितना आपने जमा कर दिया है वो जमा ही रहेगा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, कोई खेल नहीं खेला जाएगा। अगर हालांकि उसे कोई अतिरिक्त साक्ष्य मिलते हैं, उसके अन्य साक्ष्य मिलते हैं, तो उसी की भांति अगर आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो ये माना जाएगा कि 173(2) का ये पार्ट है, 173(2) कहते तो रिपोर्ट है, बस इतना कानूनी फर्क है। 173 का सब क्लॉज फर्दर इन्वेस्टिगेशन जितना मिला है उतना तो दे रहे हैं, मुझे और अतिरिक्त एविडेंसेस मिलने की पूरी तरह से संभवता है। इसलिए हुजूर आपसे ये जो है न्यायालय का काम जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त नहीं ले सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है न्यायालय से क्या है कि उतने पार्ट वो जमा करेगा। अब इसमें कि न्यायालय कंसेंट देगा कि नहीं देगा, विदाउट कंसेंट से भी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ये पार्ट ऑफ पुलिस को ताकत देती है, सीआरपीसी पुलिस को ताकत देती है। न्यायालय का यहाँ इंटरप्रिटेशन जो है साइलेंट होता है। प्रायर कंसेंट से अगर लेते तब उसका रिजल्ट कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पुलिस कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है, मजिस्ट्रेट के पावर को इन्हांस के सवाल लोग करते, इंक्रीज करते। मेरा मानना है कि इस पर जो है स्पेसिफिक लॉ होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, अब मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।